नमस्कार मित्रों। मास्क पहनना कैसे इस साल यानी 2020 के लिए सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है और सबसे ईज़ी सॉल्यूशन है कोरोना यानी कोविड-19 प्रॉब्लम से बाहर आने का। आज आप सबके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके कैबिनेट के सभी मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, जितने डिसीजन मेकर्स, ब्यूरोक्रेट्स, कॉर्पोरेट हाउसेस, बिजनेस ओनर्स, प्रोफेशनल्स, एम्प्लॉइज़, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सेलिब्रिटीज, स्पोर्ट्स पर्सन्स, मूवी एंड टीवी स्टार्स, आर्टिस्ट, जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं, राजनेता हैं और आप सब जो इस देश के नागरिक हैं, खासकर हमारे जो यंगस्टर हैं और बाकी दुनिया के सारे लोग हैं, उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। जब से ये कोरोना महामारी फैली है, तब से हम पा रहे हैं कि धीरे-धीरे हमारी इस पर पकड़ कुछ बढ़ती जा रही है और खासकर मृत्यु दर जो है, वो काफ़ी कंट्रोल में आ गई है। हम धीरे-धीरे वैक्सीन और या इलाज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत सी अनिश्चितताएँ हैं। और जब तक कि कंज्यूमर्स के मन में डर रहेगा और पेरेंट्स के मन में डर रहेगा अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बाबत, तब तक हम कह नहीं सकते हैं कि इस दुनिया का सारा सिस्टम एक नदी के प्रवाह की तरह वापस बहने लगेगा। इकोनॉमिस्ट, जो वर्ल्ड की एक बहुत फेमस मैगजीन है, उसने अभी आर्टिकल निकाली थी कि अगर इकोनॉमी 90% के रूप में भी अगर एक्टिव हो जाती है, तो भी क्या-क्या समस्याएं हमें आने वाली है। क्योंकि हमें ऐसा 90% सुनकर ऐसा शायद महसूस हो सकता है कि जैसे कि समस्या अब काफी कंट्रोल में आ गई है, लेकिन भीड़ के बिजनेस, टच से रिलेटेड बिजनेस या ट्रेवलिंग, ये सब चीजें इतनी आसानी से अभी शुरू नहीं हो पाएंगी। और खासकर जो डिस्क्रिशनरी बाइंग है, जो अपनी स्वेच्छा से लोग जो आवश्यकता से हटकर है, वो खरीद अभी लोग इतनी आसानी से शुरू नहीं करने वाले हैं। और एक-एक दिन जीवन और जीविका के ऊपर में जो ये खतरा मंडरा रहा है, उसको लेकर भारी बनता जा रहा है और लोगों के तनाव बढ़ते चले जा रहे हैं। कुछ लोग हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, लेकिन बिना वैक्सीन के हर्ड इम्यूनिटी की बात करना ऐसे ही है जैसे कि हर आदमी को इन्फेक्ट होने की बात है। ये हम आगे भी देखेंगे। और तो इन सब के बीच में जो एक रास्ता जो सबसे ज़्यादा जो मुझे इस पूरी रिसर्च से जिसको मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ, वो समझ में आ रहा है, वो है यूनिवर्सल प्रॉपर मास्किंग। इस टर्म को मैं आगे डिफाइन भी करने वाला हूँ, लेकिन यही वो रास्ता है जो हमारी आज की समस्या और आने वाले भविष्य में भी इस तरह की समस्याओं का साधन बन सकता है। आवश्यकता सिर्फ एक बात की है कि हम सब मिलकर साथ चलें और एक होकर इस समस्या का निदान करने की ट्राई करें। इस समस्या से निकलने के 3 रास्ते हो सकते हैं। एक हो सकती है वैक्सीन, और दूसरी हो सकते हैं उपचार, कोई ट्रीटमेंट मिल जाए, और तीसरा हो सकता है कि पूरी पॉपुलेशन हर्ड इम्यूनिटी को अचीव कर ले। वैक्सीन को लेकर काफ़ी काफ़ी ही आशाजनक कुछ समाचार आए हैं। जैसा आपने सुना है कि भारत बायोटेक भी काफ़ी कार्य कर रहा है, और सबसे बड़ी खबर 1-2 दिन पहले से जो आई है, वो ये है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो प्रयोग है, वो काफ़ी एडवांस स्टेज तक पहुँच चुका है। और सबसे बड़ी तारीफ़ की बात ये है कि उन्होंने एक बड़ी संख्या में मैन्युफैक्चरिंग भी टाई अप कर रखी है। फिर भी जो बातचीत उस पूरी डिस्क्रिप्शन से समझ में आती है, वो ये है कि पूरी कम्युनिटी में एक बहुत ऑप्टिमिस्टिक अगर हम लोग आउटलुक भी लें, तो 9 से 12 महीने तक जाकर एक हर्ड इम्यूनिटी की स्टेज मान लिया जाए कि 100% वो वैक्सीन सक्सेसफुल है, इफेक्टिव है, तो भी इतना वक्त लगने वाला है। और इनमें रिस्क फैक्टर जो है वो है कि देर लग सकती है, वायरस खुद में म्यूटेशन हो सकता है, साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, और एंटीबॉडी जो क्रिएट हो वो ज़्यादा दिन टिक ना पाए, ऐसा हो सकता है। या जो प्रोडक्शन होना है या वैक्सीन को लगने की प्रक्रिया है, उसमें बोटलनेक्स क्रिएट हो सकते हैं। और ये सारी जिम्मेदारी रिसर्चर की या फार्मा कंपनियों की, गवर्नमेंट की, मेडिकल सिस्टम की वैक्सीन देने के लिए, या पब्लिक की कि वो वैक्सीन लेने के लिए तत्पर है या नहीं है। दूसरी तरफ ट्रीटमेंट के एरिया में काफ़ी कुछ पहले से सुधार हुआ है। हमारी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द डिजीज़ काफ़ी बेटर है। पहले जो हमने इसको एक लंग की डिजीज़ मानकर और वेंटिलेटर को इतनी इम्पोर्टेंस दी थी, आज वो उतनी रह नहीं गई है, क्योंकि ऐसा पाया गया है कि ये ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड बड़ी प्रॉब्लम है।
और इसके अलावा कुछ ना कुछ सिम्प्टोमेटिक अलग-अलग तरीके के इलाज निकल गए हैं और उनमें एक नया इलाज 2-3 दिन पहले ब्रिटिश कंपनी सिनर्जेन ने अनाउंस किया था और उसके ऊपर में भी आगे प्रयोग होंगे तो लगता है कि काफ़ी कुछ आशा हम बना सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक रीज़नेबल सेफ्टी जो है, मैक्सिमम पेशेंट्स के लिए आने तक 6 से 9 महीने का पीरियड लग सकता है और इसके रिस्क फैक्टर भी ऑलमोस्ट वैक्सीन के रिस्क फैक्टर की तरह है। एक खास बात अलग से हटकर ये है कि ये कोई भी ट्रीटमेंट यूनिवर्सल नहीं हो सकता है, ये पेशेंट टू पेशेंट डिफर करेगा। तो हो सकता है एक पर्टिकुलर ट्रीटमेंट 80 से 90% लोगों तक के लिए अवेलेबल हो, लेकिन 100% के लिए क्योंकि उनकी कोमॉर्बिडिटी फैक्टर या अदर बॉडी कंडीशंस के आधार पर ही ये दिया जा सकता है और इसमें भी सभी की जिम्मेदारियां हैं। और हर्ड इम्यूनिटी के बारे में तो क्या कहूँ कि ये बात मेडिकल टर्म में तब उपयुक्त रहती है जब सब लोगों को वैक्सीन लग जाए, लेकिन लोगों ने बहुत लूजली इसका प्रयोग कर लिया और स्वीडन और ब्राजील जैसे कंट्रीज ने तो इसका एक्सपेरिमेंट भी कर लिया और बहुत ही बुरे परिणाम आए, खासकर ब्राजील में। तो स्वीडन भी अभी स्ट्रगल कर रहा है और पूरी पूरी एक मासेस के अंदर में एंटीबॉडी डेवलप हो जाना और वो रह पाना, ये बड़ा ही एक चैलेंजिंग टास्क है कि बाय द टाइम लास्ट तक आप पहुंचते हैं तब तक पता चलता है कि शुरुआत जिनसे की थी उनकी एंटीबॉडी खत्म हो गई। और इसके रिस्क फैक्टर मैं आगे दिखाने वाला हूँ और इसमें एक सिंपल सी किसकी जिम्मेदारी है। अगर आपको हर्ड इम्यूनिटी विदा बिना वैक्सीन के चाहिए तो जाइए और खुद को इन्फेक्ट करा लीजिए, और ये कहाँ तक लॉजिकल है ये आप भी समझते हैं। आज तक काफी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने अपने आप को इस कोरोना महामारी से काफी हद तक बाहर निकाल लिया है, पर किसी ने भी अभी तक इन तीनों रास्तों का उपयोग नहीं किया है। ट्रीटमेंट के मामले में कुछ जहां जहां मिले थे लोगों को साधन, उन्होंने वो इम्प्रूव करते चले गए, लेकिन ना तो वैक्सीन का रास्ते से कोई आगे ठीक अभी तक किसी कोई कंट्री बाहर आ पाई है और ना ही हर्ड इम्यूनिटी के रास्ते से। सब लोगों ने जिस रास्ते से इस महामारी पर कंट्रोल प्राप्त किया है उनमें मास्क पहनना बहुत मुख्य रूप से सामने आ रहा है। पहले एक बार हर्ड इम्यूनिटी की बातें कर लें कि हिंदुस्तान जैसे देश में इतनी बड़ी आबादी है कि हमारे 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों की आबादी भी पूरे जापान की पॉपुलेशन से ज्यादा है। तो आज वो एक वल्नरेबल क्लास है। दूसरी तरफ हमारी जो 82% जो जनसंख्या है वो 50 साल से नीचे की है, लेकिन उनमें से 22% ऐसे जो इंडियंस हैं तो 20 से 44 साल की उम्र के बीच वाले जिनको कि हाइपरटेंशन की बीमारी है। 4% को 15 से 44 के बीच में टाइप 2 डायबिटीज है। लगभग 21 लाख लोगों HIV पेशेंट हैं और 83% जो उनमें से हैं वो 15 से 45 साल के बीच में है। और क्रोनिक पल्मोनरी डिजीजेस से और अस्थमा से सफर करने वाले यूथ जो है वो 3 से 4% के बीच में है और लगभग हमारी 1/3 जनसंख्या तंबाकू का सेवन करती है। इन सब के बीच में हर्ड इम्यूनिटी की बात करना बिल्कुल बेकार है। और एक बात हमें ध्यान रखनी है कि पर मिलियन पॉपुलेशन के पीछे जो हमारे हॉस्पिटल के बेड्स हैं या डॉक्टरों की संख्या है वो विश्व की तुलना में काफी कम है। इतने सालों की आजादी के बाद भी ये पुरानी एक बैगेज है जो हम ढो रहे हैं, जो अब शायद जाकर हम काफी ठीक कर पाएंगे, लेकिन आज की स्थिति तो यही है कि अगर बहुत बड़ा एक लोड बनकर आता है अगर हॉस्पिटल सिस्टम के ऊपर में तो उसको कोप करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एक बात हम बहुत संवेदनशीलता से हमें समझना चाहिए कि 10 लाख लोगों की मृत्यु एक डेटा की तरह लगती है, एक न्यूज की तरह लगती है, स्टेटिस्टिक्स की तरह लगती है, लेकिन जब आपके दोस्त, किसी फैमिली मेंबर, किसी पड़ोसी की, आपके जान पहचान वाले की मृत्यु हो जाती है तो एक पर्सनल ट्रेजेडी में कन्वर्ट हो जाती है और तब हमारा आउटलुक चेंज हो जाता है। तो इस पूरे को बहुत ही सेंसिटिव होकर इस मैटर को समझने की आवश्यकता है और हर्ड इम्यूनिटी हमें अचीव करनी है और करनी ही पड़ेगी, लेकिन वो कंट्रोल्ड मैनर में थ्रू वैक्सीन करने का रास्ता ही सबसे उपयुक्त है। एक बात और हमें ध्यान रखना है कि इंसान की जो फितरत है ना, हम जितनी भी ये आपदाएं आती है अक्सर हम उनको सिर्फ एक घटना की तरह देखने के आदी रहे हैं, जैसे कि एक अर्थक्वेक या फ्लड या साइक्लोन आता है, एक कुछ उसके इफेक्ट होते हैं, कुछ लोग उससे प्रभावित होते हैं और फिर वो चला जाता है। तो हम एक बहुत शॉर्ट टर्म तक उनको याद रख पाते हैं, लेकिन कोरोना डिफरेंट है। कोरोना आज भी लगातार बढ़ता चला जा रहा है। उसकी संख्या आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो भी हाईएस्ट लेवल पे है इंडिया में, और मृत्यु दर भी जो है वो मृत्यु भी जो है, नंबर ऑफ काउंट जो है उसके डे बाई डे बढ़ते ही जा रहे हैं। वैश्विक स्तर पर भी आज की डेट में 50 लाख से ज्यादा लोग एक्टिव पेशेंट्स हैं, एक्टिव केसेज हैं।
ये एक ऐसी बीमारी है जो एक आदमी से 7 महीने पहले शुरू हुई थी और इसने इतनी बड़ी अगर एक आपदा फैला रखी है, तो 50 लाख से ज़्यादा एक्टिव केस के मामले में हम रिलैक्स्ड कैसे हो सकते हैं? लेकिन हमारी कुछ आदत ऐसी है कि जैसे हम अपने आप को नॉर्मल फ़ील करने लगे हैं। हमारे देश में जो लॉकडाउन लगा था, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ केसेज़ भी 500 से कम थे और आज स्थिति ये है कि रोज़ डेथ होने वाला नंबर भी 500 से ज़्यादा है। रोज़ की डेथ, उसमें टोटल काउंट ऑफ केसेज़ थे और 1 लाख केसेज़ जो जमा हो रहे हैं हमारे, वो 109 दिन पहले 1 लाख केसेज़ में जो लगे थे, वो धीरे-धीरे करते आज ढाई 3 दिन के ऊपर में आ गए हैं। तो इसलिए कहीं पर भी रिलैक्स्ड होने की कोई गुंजाइश नहीं है। जब हमारी ये खबर जो ये आई है और वैक्सीन को लेकर और ये खोज जो जारी है, उसके बीच में हमें अपना क्या कार्य करना है। हम सब बड़ी तत्परता से साइंटिस्ट लोगों को, रिसर्चर लोगों को देख रहे हैं, लेकिन क्या क्या हम अपना काम करें? इस पिक्चर को बड़ी गहराई से देखिए जो कि इराकी पेंटर ने पेंट की, कि मासेज कैसे डॉक्टर्स की तरफ और रिसर्चर्स की तरफ देख रही है, लेकिन किसी ने भी मास्क भी नहीं लगा रखा है। एक सिंबॉलिक बात है जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमें अपना कार्य करना ही पड़ेगा। एक अमेरिका में एक सर्वे हुआ जिसमें ये क्वेश्चन पूछा गया कि क्या लोगों के हाथ में कुछ है कोरोना से लड़ने के लिए? उस जैसे स्वच्छंद देश में भी 59% लोगों ने कहा कि लोगों के हाथ में बहुत कुछ है कोरोना से लड़ने के लिए। 28 लोगों ने कहा कि एक फेयर अमाउंट, काफ़ी हद तक लोग कुछ उसमें प्रभाव डाल सकते हैं। 10 से 12% लोगों ने कहा कि कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। हिंदुस्तान में भी अगर इस तरह का कोई सर्वे किया जाता, तो बात कुछ ऐसे ही तथ्य सामने आते। दूसरी तरफ हमेशा वैज्ञानिक ये कहते हैं कि फ्लू वैक्सीनेशन जो है ना, ये बहुत बड़ा असर नहीं दिखा। फ्लू और कॉमन जुकाम और सर्दी एक ऐसी बीमारियां हैं जिनका कोई परमानेंट इलाज आज तक आया ही नहीं है। अभी हमें वैक्सीन इसलिए चाहिए ताकि इसकी जो एक इंटेंसिटी है, इसकी जो एक ट्रेजेडी फैलाने की जो स्पीड है, हम उस पर रोक लगा सके। लेकिन कोई परफेक्ट इलाज आ जाएगा, ये सोचना आज तक के इतिहास के हिसाब से देखें तो एक भ्रांति रहेगी। और जैसा कि यहाँ लिखा हुआ भी है कि फ्लू वैक्सीनेशन डू लिटिल, वियर फेस मास्क इंस्टीड, कि आप फ्लू वैक्सीनेशन के इंतजार में ज्यादा मत वेट करिए, आप इससे बढ़िया है आप मास्क पहनिए। एक कुछ तथ्य हिंदुस्तान से रिलेटेड भी हमें याद रखना चाहिए कि 138 करोड़ आबादी के लोगों का देश है। हम सब सोशलाइजिंग काफी पसंद करते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना पसंद करते हैं। हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसको एक्शन चाहिए, मूवमेंट चाहिए, ट्रैवलिंग चाहिए। और कोरोना को तो भीड़ पसंद है, घूमना पसंद है। घूमना नहीं पसंद होता तो एक चीन के कोने से शुरू होकर आज 200 से ज्यादा देशों में कैसे फैल जाता, और उसको एक्टिविटीज पसंद है। ये तथ्य को हमें दिमाग में लेकर चलना है। और जो 3 पिलर बताए गए हैं कि कोरोना को कंट्रोल करने के, कि फेस मास्क, हैंड वाशिंग और मास्क, तो उसमें अगर सोशल डिस्टेंसिंग हमारे जैसे देश में संभव नहीं है, तो निश्चित रूप से फिर फेस मास्क का रोल काफी बढ़ के सामने आ जाता है। और इस ग्राफ में भी मैंने यही दिखाया है कि कैसे हमारी अवेयरनेस जैसे जैसे बढ़ी है, उसके हिसाब से कई फैक्टर्स का इंपॉर्टेंस घटा या बढ़ा है। जब जब से ये कोरोना बीमारी शुरू हुई, लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग की बात और भीड़ से हटने की बात काफी की, और अभी अभी भी ये बात बढ़कर ही की जाए। इसकी इंपॉर्टेंस आज भी उतनी है, उससे कहीं ज्यादा है जितनी हमारी अंडरस्टैंडिंग फैली है, क्योंकि मैक्सिमम जो सुपर स्प्रेडर इवेंट हुए हैं वो भीड़ में ज्यादा हुए हैं। तो इसलिए भीड़ से बचने की एक मेंटेलिटी तो काफी हद तक हमारी डेवलप हुई है। उसके बाद में लेकिन लॉकडाउन की पॉसिबिलिटी जो शुरुआत में जितनी ज्यादा थी, जिसको कि एक बहुत बड़ा रास्ता माना जा रहा था, ये समझ में आ रहा है कि लॉकडाउन करने के बाद भी हम कंट्रोल उतना बढ़िया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के कुछ फीचर्स ऐसे हैं जिसमें वो 100% ये एक टेम्पोररी ही साधन हो सकता है, परमानेंट नहीं हो सकता है। तीसरी एक पहले एक विश्वास था कि छूने से कोरोना काफी ज्यादा फैलता है, जिसको फोमाई ट्रांसमिशन बोलते हैं, और जो वस्तुओं को, चीजों को हाथ लगाने से वगैरह फैलता है, इसमें कोई डिनायल नहीं है। लेकिन अभी तक जितने केस दुनिया में हो गए हैं, उससे जो बात सामने आ रही है वो ये बताती है कि काफी कम परसेंटेज है ऐसे लोगों का जिनके बारे में निश्चित रूप से ये कहा जा सके कि इनको कोरोना संक्रमण जो जो ये इन्फेक्शन लगा है, इसके पीछे कारण किसी चीज को छूना या ऐसी अवस्थाएं रही है। मैक्सिमम लोगों में ट्रांसमिशन का रीजन पीपल टू पीपल ही पाया गया है। लेकिन कुछ नई डिस्कवरीज और हुई हैं। पहले ये बोला जा रहा था कि ये हवा में कोरोना के जो विषाणु है
वो उस पर लोड होकर फ्लोट नहीं करते हैं। लेकिन अब ये कंफर्म एक रिसर्च रिपोर्ट्स आ गई हैं जो ये बोलती है कि कोरोना हवा में भी हवा के साथ भी जुड़ जाता है और फ्लोट करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग है, क्योंकि इसके कारण जो सोशल डिस्टेंसिंग का फैक्टर है वो आउटडोर्स के लिए तो इंपॉर्टेंट आज भी है, लेकिन इंडोर में सोशल डिस्टेंसिंग सफिशियंट फैक्टर नहीं है। क्योंकि 6 फीट से ज्यादा भी फ्लोट करते करते ऐसा ऐसे कई एक रेस्टोरेंट की केस स्टडी है जिसमें पाया गया कि ज्यादा दूर पर बैठे हुए लोग, एक ऑफिस की केस स्टडी है जिसमें काफी दूर बैठे हुए लोग भी कोरोना पेशेंट के कारण संक्रमित होते हुए पाए गए हैं। क्योंकि एक क्लोज एनवायरनमेंट में हवा बहुत तेजी से बहती नहीं है और वो फिर फ्लोट करते करते एक जो आदमी के सर के ऊपर, जो इन्फेक्टेड पर्सन के सर के ऊपर में क्लाउड सा क्रिएट हो जाता है और वो फिर फ्लोट करता हुआ दूर दूर तक, अंदर में अगर हवा बहुत तेज से नहीं बह रही हो तो किसी को भी संक्रमित कर सकता है। तो इंडोर्स के अंदर में इसीलिए वेंटिलेशन की इंपॉर्टेंस भी काफी बढ़ गई है। और इन सब के कारण जो आप इधर में जो एक टेबल देख रहे हैं जिसमें आप पा रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग की इंपॉर्टेंस तो हाई है, लेकिन उसको पालन कर पाना हिंदुस्तान जैसे देश में वो कॉन्टेक्चुअल है, वो अलग अलग परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लॉकडाउन की वैल्यू शुरू में बहुत हाई थी, लेकिन अब वो लास्ट ऑप्शन की तरह हो गया और उसकी पॉसिबिलिटी भी बहुत लो हो गई है। और चीजों से जो ट्रांसमिशन होने की बात पहले बहुत इंपॉर्टेंस रखती थी, आजकल वो बस वो कॉन्टेक्चुअल हो गई है कि आप जहां तक वो ध्यान रखिए, लेकिन कई जगह पर अगर आपने मास्क लगा रखा है और लगातार आप काम किए जा रहे हैं तो बार बार आप हाथ धोने की आपको आवश्यकता शायद ना पड़े। आप बीच बीच में आप अपने हाथ को डिसइंफेक्ट करते रहें, लेकिन मास्क पहनकर वहां पर हाथ नहीं लगाना, बस ये आपको याद रखना है। और एरोसोल और वेंटिलेशन ये फैक्टर्स इंपॉर्टेंट तो हैं, लेकिन बहुत सी परिस्थितियों में इनका कितना पालन हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये देखने की बात है। तो जब इतने सारे फैक्टर कॉन्टेक्स्ट वगैरह के ऊपर डिपेंड करते हैं और हमारी इकोनॉमी को ये एक ब्रेक की तरह काम करने वाले हैं और आगे हमको नॉर्मल सिचुएशन में जाना है, तो फिर ये बात फिर सामने आ जाती है कि मास्क का रोल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जितना ज्यादा हम मास्क का प्रयोग करेंगे, इन क्षेत्रों में जो थोड़ी बहुत कमजोरियां रह जाएंगी उसको मेकअप हमें मास्क के थ्रू ही करना पड़ेगा। जैसे कि कोई एक अगर अंधा आदमी होता है तो उसकी फिर सुनने की शक्ति काफी तेज हो जाती है, उसी तरह से हमें ये मानना पड़ेगा कि चूंकि इन ऑल अदर एरियाज में हमें इश्यूज हैं, तो फिर मास्क एक हमारा सबसे बड़ा प्रोटेक्शन बनकर सामने आ रहा है। और वैसे भी जब अगर हम परफेक्शन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं तो हमें छोटा सा कॉम्प्रोमाइज कर एक्सीलेंस को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ये बात कितनी सरल है, कोरोना कैसे फैलता है? कोरोना फैलने का एक सिंपल सा तरीका है कि वो एक इन्फेक्टेड पर्सन के मुंह से बाहर निकलता है, ये उसका सोर्स है। और जो एक पैंडेमिक मैनेजमेंट के लिए, जो इन्फेक्शियस पैंडेमिक जो बीमारियां हैं उनको मैनेजमेंट के लिए एक ही बात बोली जाती है कि स्टॉप द होस्ट फ्रॉम स्प्रेडिंग इट, कि जो पेशेंट है उसको रोक दीजिए इसको फैलाने से। वायरस को उसकी जड़ पर ही रोक दीजिए, उसको वहीं पर उसको दबा दीजिए, वहीं खत्म कर दीजिए। ये एक सीधी सी बात है, इसमें हजारों घुमा फिरा कर करने का कोई फैक्टर नहीं है। दुनिया की समस्या ये है कि दुनिया को सरल समाधान समझ में नहीं आते, उन्हें जटिलता चाहिए। लेकिन बिल्कुल ये सीधी सादी बात है कि इन्फेक्ट जो करने वाला आदमी है उसके उसके मुंह पर, अगर उसके गेट के ऊपर में अगर लॉक लगा दिया जाए तो ये फैलेगा। ये एक आपने ये एक ग्राफिक्स काफी पॉपुलर हुआ है जिसमें ये लिखा गया कि भाई इन्फेक्शन प्रोबेबिलिटी क्या है अगर कोविड करियर जो है वो अगर मास्क नहीं पहने और नॉर्मल आदमी मास्क पहना रहे तो 70% चांस है। ये अगर मास्क पहन ले तो फिर 5% ही चांस है। और अगर दोनों मास्क पहन ले तो 1.5% ही चांस है। इनमें मैं जो सबसे बड़ी वो जो भूल पाता हूँ कि वो भूल ये है कि ये हमें कैसे पता चलेगा कि कोई आदमी, जो एक बीमारी ये ऐसी है जो एसिम्प्टोमेटिक लेवल पे फैलती है, तो ये इंसान जिसको अगर पता चल गया कि वो कोविड पेशेंट है तो या तो वो घर के अंदर कन्फाइन हो जाएगा या इसके घर वाले ही उसको साइड कर देंगे या उसको हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा, वो नॉर्मल वे में फैलाने के लिए नहीं रहेगा। तो फिर एक एसिम्प्टोमेटिक लेवल पे फैलने वाली बीमारी में तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस आदमी का मास्क पहनना है, एक नॉर्मल आदमी का मास्क पहनना है। तो इस तरह के मैसेजेस जो, मैं ये नहीं कहता कि कोई जानबूझकर, लेकिन अनजाने में जो मूल बात भूलने की है वो छूट जा रही है कि 40 से 50% इन्फेक्शन जो फैल रहे हैं वो एसिम्टोमेटिक पर्सन के कारण फैल रहे हैं। उसको आभास में, इसको खुद को पता भी नहीं रहता है कि वो करियर बन गया है और वो काफी लोगों को जाकर फैलाता रहता है। तो ये भ्रांति को दूर करना बहुत जरूरी है। और जैसा कि एक बात आप लोगों ने भी सुनी होगी कि सारी दुनिया में कारपेट लगाने की क्यों क्यों टेंशन करते हैं।
अपने पाँव में जूता पहन लीजिए, दुनिया की समस्या खत्म हो जाएगी। तो उस बात को कोरोना के संदर्भ में भी इतना ही समझना है कि अगर हर आदमी अपने मुंह पर मास्क लगा ले तो दुनिया में क्या हो रहा है और बाकी जगह किस तरह की प्रॉब्लम चली है, आपको उतनी टेंशन करने की क्या दरकार है। सबसे पहले हर आदमी एक इतनी जिम्मेदारी लेकर अपने मुंह पर तो मास्क लगा ले। ये देखिए केस स्टडी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आज के लगभग 2002-2004 में सार्स बोलकर इस कोरोना वायरस का पहला वर्जन जब प्रॉब्लम आई थी, डू यू नो हाउ मेनी पीपल गॉट इन्फेक्टेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। सारी दुनिया में मात्र 8,096 लोग संक्रमित हुए थे और उसमें से 774 लोगों की डेथ हुई थी, जिसमें भी 5,327 चाइना में थे संक्रमित लोग और 349 लोगों की डेथ चाइना में हुई थी। पूरे ईस्ट एशियन कंट्रीज में मात्र 2,419 लोगों को इन्फेक्शन हुआ था और 414 लोगों की डेथ हुई थी। लेकिन उन लोगों ने इस पूरे प्रकरण से और पुरानी कुछ और घटनाओं से भी कुछ इस तरह से मास्क लगाने का कल्चर को अपना लिया कि जब इस बार कोरोना की प्रॉब्लम आई तो वहां पर सबसे पहले शुरुआत हुई थी। इसके बावजूद आप देखिए कि वहां पर टोटल नंबर ऑफ केसेज जो मात्र 1,04,000 के आसपास है, मात्र 1,04,000, और टोटल डेथ जो हुई है वो 1,515 लोगों की हुई है। इन इन देशों में 5.32% आबादी रहती है, लेकिन उनके यहाँ डेथ जो दुनिया में जितनी डेथ हुई है उसका परसेंटेज और दुनिया में ये डेथ का परसेंटेज है और ये केस का परसेंटेज है वो 5.32% नहीं, उससे काफी नीचे है। तो इसका मतलब और वो लोग मोर और लेस काफी अपने कंट्रोल में आ गए हैं। और दूसरी तरफ जो भारत को छोड़कर बाकी जो 9 दूसरे राष्ट्र हैं उनकी आबादी लगभग भारत के बराबर है, लगभग भारत के बराबर है, और उसके बावजूद उनके यहाँ जो दुनिया के जो केस हैं उनकी संख्या एकदम 89 लाख, 90 लाख और 3.5 लाख के आसपास टोटल डेथ है आउट ऑफ 6,30,000। इसमें यूरोपियन देश शामिल नहीं है क्योंकि अब उसके बाहर जा चुके हैं। और ये ईस्ट एशियन कंट्रीज जो है वो इनकी जब इन देशों की जिनमें ये जो 9 देश है उसकी 30% पॉपुलेशन के बराबर पॉपुलेशन उनके यहाँ भी है, लेकिन उनके यहाँ इनकी तुलना में केस मात्र 1.17% है और डेथ 0.44% का हुआ है। इंडिया का परफॉर्मेंस भी इतना खराब नहीं है इन देशों की तुलना में, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इनसे 101% ज्यादा है, जबकि इंडिया में एक्टिव केस अभी मात्र 12% है इन देशों की तुलना में। इनके यहाँ 34 लाख के आसपास एक्टिव केस है, इंडिया के पास, इंडिया में मात्र 4,27,000 एक्टिव केस है। और डेथ के मामले में तो इंडिया और भी एक बेटर पोजीशन में रहता है, जहां 8.41% अगर हम देखें कि इनमें सॉरी 13-14% अगर एक्टिव केस है इन कंपेरिजन टू दीज कंट्रीज जो बड़े केसेस के राष्ट्र हैं, और डेथ का परसेंटेज इंडिया में मात्र 8.67% है। लेकिन इंडिया को सीखना इनसे नहीं है, इन देशों से जो खराब परफॉर्म कर रहे हैं, इंडिया को सीखना तो इन एशियन कंट्रीज से हैं जिनकी तुलना में इंडिया के केस अभी भी काफी ऊंचे हैं। तो ये मूल बात है कि हमें देखना है। देखिए जब स्पेनिश फ्लू हुआ था ना तो पूरे देश में, पूरे विश्व में 20 से 50 मिलियन यानी 2 से 5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। पूरा एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल नहीं है, और भारत के बारे में बोला जाता है कि लगभग यहाँ 1.5 करोड़ लोगों की मृत्यु हुई थी। ठीक है, उस समय अंग्रेजों की सरकार थी और उसके बाद कोई बहुत बड़ी दुर्घटना हुई नहीं, लेकिन अब जब ये दुर्घटना हो रही है, ये एशियन कंट्री जब इतनी सी एक सार्स जैसी घटना के बाद में जब ये इतना कुछ सीख कर अपने आप को तैयार कर सकती है, क्या हम लोग इतनी मृत्यु लगभग 4.25 लाख केस हमारे यहाँ हो चुके हैं, लगभग एक्टिव केस अभी चल रहे हैं और 30,000 के आसपास डेथ हो चुकी है। क्या अब हम लोग इससे कोई सबक नहीं लेंगे? हमें तो सीखना पड़ेगा इन एशियन कंट्रीज से ही। अमेरिका जैसे लोगों देश के को फॉलो करके हमें कुछ नहीं मिलने का है। और एक और बहुत मजेदार बात यह है कि लोग ये बहाने करते हैं कि मास्क पहनने से काफी हेल्थ को असर आता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेना पड़ता है। तो ये जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं इनकी एवरेज उम्र देखिए, ये 80 साल के आसपास है। पूरे विश्व की एवरेज है 73 ईयर्स, और जापान वगैरह की तो बहुत ही ज्यादा है। और इनकी तुलना में ये जो कंट्री जिनमें बहुत ज्यादा फैला हुआ है 74 साल, और हिंदुस्तान के तो मात्र 70 साल है। भाई साहब, ये जो लोग जो मास्क लगाते हैं इनकी उम्र हम लोगों से बहुत ज्यादा है। इस बात को स्वीकार करिए, बहानेबाजी करने का कोई स्कोप नहीं है। और कुछ अगर मैं फैक्ट की बात करूं, एक आर फैक्टर होता है कि एक आदमी कितने लोगों को इन्फेक्शन फैलाता है। हर बीमारी का एक अलग अलग होता है। मीजल्स के मामले में बहुत हाई है, वो बहुत इन्फेक्शस डिजीज है, इतनी डेडली नहीं है लेकिन बहुत इन्फेक्शस है। 18-19 लोगों को एक आदमी फैला देता है। कोरोना के मामले में ये नंबर अगर कोई भी दूसरे उपचार नहीं किए जाए, दूसरे कोई माध्यम यूज नहीं किए जाए, तो एक आदमी 2 से 3 आदमी के बीच में इन्फेक्शन फैला सकता है। तो सबसे बड़ा जो
एपिडेमिक्स मैनेजमेंट का एक जो टारगेट रहता है कि एक आदमी के इन्फेक्शन फैलाने वाले नंबर्स को कितना ज्यादा कम किया जाए। यानी अगर 2 इन्फेक्टेड पर्सन मिलकर सिर्फ एक आदमी को ही इन्फेक्ट कर पाए तो धीरे धीरे कोरोना कम होता चला जाएगा। तो ये जो आर फैक्टर बोलते हैं इसको जो 2 से 3 के बीच में है नॉर्मल में कोरोना का, उसको घटाकर जितना कम किया जाए यही टारगेट लेकर आगे चलना है, ताकि यहाँ से देखिए डे 0 से डे 60 के बीच में ये नंबर जो है ये बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं करता है। अगर आर फैक्टर 0.5 है, दूसरी तरफ 1.1 होने से भी ये यहाँ से 0 से लेके ये 25,000 तक पहुंच जाता है। और हम लोग चेसबोर्ड का अगर एग्जाम्पल दें कि अगर एक आदमी से ये कोरोना प्रॉब्लम शुरू हुई थी और डबल होते 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 आज जहां बैठे हैं, इंडिया की खाली बात करते हैं तो लगभग 14 लाख लोग इससे, पूरे विश्व की बात करें तो लगभग 1.5 करोड़ लोग इससे प्रभावित हो चुके हैं और अभी हम लोग सिर्फ 25वें बॉक्स के अंदर में है। तो इस रफ्तार से अगर डबलिंग चलती रही तो ये प्रॉब्लम को कंट्रोल करना इतना आसान नहीं रहने वाला है। यूरोपियन नेशंस अपार्ट फ्रॉम एशियन कंट्रीज भी एक एग्जाम्पल है जिन्होंने ये कहा कि व्हाई डोंट वी मास्क आउट वायरस, कि मास्क पहनकर उसको अंदर ही क्यों ना खत्म कर दें, वायरस का खात्मा वहीं हो जाए। और यहाँ देखिए एक दूसरी न्यूज आइटम, हाउ फेस मास्क गॉट द ईयू बैक टू वर्क, कि किस तरह से ये फेस मास्क ने यूरोप को कंट्रोल काम के ऊपर में वापस लगा दिया। तो इतनी बातें सीखने के लिए है। देखिए रिसर्चर ये बोलते हैं कि अगर 80% के आसपास लोग मास्क लगाने लगेंगे तो अपने आप हर्ड इम्यूनिटी टाइप की इफेक्ट पैदा हो जाएगी, इकोनॉमी चल पड़ेगी, वैक्सीन हो या ना हो हमारा काम हो जाएगा। हमें तो इस वैक्सीन ये मास्क पहनने की आदत डालने की दरकार है और मास्क को पहनकर वायरस को मास्क आउट कर देना है, उसको खत्म कर देना है। एक दूसरा रिसर्च है जो लगभग 198 कंट्रीज के डेटा के ऊपर में जो ये बोलता है कि जिन कंट्रीज में मास्क पहनने की हैबिट फटाफट अपना ली उनके यहाँ जो है ग्रोथ रेट कुछ इस ढंग से रही, डेथ रेट जो है वो काफी फ्लैट रही, 3-4 लोग मरे 1 मिलियन के पीछे में। जिन लोगों ने 16 से 30 दिन बाद मास्क को अपनाया उनके यहाँ भी काफी लो रही, और जो आज तक नहीं अपना पाया जैसे अमेरिका जैसे देश, वहां पर देखिए 250 से ऊपर पर मिलियन जो है डेथ की रेट चल रही है। ये एकदम ये डेटा इतने हार्ड हैं, इतने साफ दिखते हैं कि इसके बाद भी अगर मास्क का इंपोर्टेंस अमेरिका जैसे देश में, पता नहीं उनके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्या सूझा हुआ है कि वो इसका सपोर्ट नहीं कर वो, और जबकि ये पूरे ये जो इतनी भीड़ देखिए आप, ये जापान वगैरह में ये सारे लोग, सारी एक्टिविटी, वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग कहीं मेंटेन हो पाती है, कहीं नहीं हो पाती है, लेकिन लाइफ नॉर्मल तभी होती है जब सब लोग एक नॉर्मल वे में फ्लो कर सके। और इसमें आप देख पा रहे हैं कि मास्क का वहां पर एकदम मैसिव कल्चर है, किसी को कुछ बोलना नहीं पड़ता है, हर आदमी अपने आप मास्क पहनकर निकल जाता है। और हम लोग भी ग्रैंड सेलिब्रेशन देखना चाहते हैं, मूवी देखना चाहते हैं, थिएटर में जाकर, स्टेडियम में जाकर मैच देखना चाहते हैं क्रिकेट के, अपने इकोनॉमी को बैक ऑन ट्रेल चाहते हैं। तो जब सब कुछ ये चाहते हैं तो एक सीधा सा तरीका है कि अगर महीने 2 महीने हम लोग सब 100% यूनिवर्सल मास्किंग कर लें और प्रॉपर मास्किंग कर लें तो ये हम लोग हासिल कर सकते हैं। देखिए 1918 1920 में स्पेनिश फ्लू का जब संक्रमण फैला था तो अमेरिका ने एग्जाम्पल सेट किया था, वहां पर इसके ऊपर नर्सरी राइम बनाए गए थे कि ओबे द लॉज एंड वियर द गॉज, प्रोटेक्ट योर जॉज फ्रॉम सेप्टिक पॉज, और ये यहाँ लिखा हुआ वियर ए मास्क और गो टू जेल, इस तरह के स्ट्रिंजेंट है। यहाँ पर रिफ्यूजेस टू डॉन इन्फ्लुएंजा मास्क शॉट बाय ऑफिसर, मतलब मास्क नहीं पहना उसको गोली मार दी गई। और आज वहां पर एक स्वच्छता का माहौल है, यूएस ने उसमें मास्क पहनने में लीड किया, तो आज उसको ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही, क्योंकि अगर अमेरिका में भी ये प्रॉब्लम कंट्रोल में नहीं आती है तो सारी दुनिया फिर एक्सपोज ही है, ये हमें मानकर चलना पड़ेगा। एक आदमी से 1000 किलोमीटर दूर से, हजारों किलोमीटर दूर से प्रॉब्लम शुरू हुई है, दुनिया के हर क्षेत्र में, हर एरिया में इसे कंट्रोल में आने की आवश्यकता है। और ये एक स्टडी की है covid19.healthdata.org वेबसाइट में, जिसका कहना ये है कि अगर यूनिवर्सल मास्किंग अमेरिका अपना लेता है तो उसका डेथ का डेटा खट से गिर जाएगा, अक्टूबर एंड तक जाते जाते सब्सटेंशियली 200 से 400 के 200 के आसपास आ जाएगा पर डे का डेटा, और डेली काउंट के नंबर भी जो है यहाँ से खट से गिरकर 30-40 हजार के ऊपर आ जाएंगे, और भी फिर धीरे धीरे कम होने की आगे जो स्थिति बनती है। लेकिन अभी जो 70-75 हजार के ऊपर चल रहे हैं, और अगर लॉकडाउन पूरा तरह से हटा लिया गया तो ये शूट कर जाएगा। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। आज जो भी नंबर हम सारी दुनिया का देख रहे हैं, चाहे वो भारत का हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने का हो, वो काफी रेस्ट्रिक्शन के बाद वाला नंबर देख रहे हैं। अभी की ट्रेजेक्ट्री अगर अमेरिका की ये है तो ये ट्रेजेक्ट्री बनने में टाइम नहीं लगेगी अगर मास्क पहनने का कल्चर नहीं अपनाया जाता है।
और अगर मास्क पहन लेता है तो इस स्टडी का ये कहना है कि धीरे धीरे कर कर नवंबर 1 तक अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो 90 से 100% के बीच में कहीं पर पूरी एक्टिव हो जाएगी। 100% तो नहीं होगी, लेकिन और गोल्डमैन सैक्स की भी एक रिसर्च आई है जिसकी बहुत बड़ी फाइंडिंग है कि सिर्फ मास्क को यूनिवर्सल मास्किंग के थ्रू अमेरिका की जीडीपी के ऊपर में 5% का इफेक्ट हो सकता है। जिस कंट्री की एनुअल ग्रोथ रेट 5% नहीं है, इसका मतलब वो निगेटिव में जाने वाली है, ये तो निश्चित है, और उसके ऊपर इतना बड़ा इफेक्ट आ सकता है। और ये अभी एकदम लेटेस्ट मैप है जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश किया कि ये हीट मैप है कि कहां पर अभी सबसे ज्यादा न्यू केसेज आ रहे हैं पर कैपिटा। ये साउथ ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, फ्लोरिडा वगैरह, टेक्सास और ये सब एरिया में आ रहे हैं। और कहां पर मैक्सिमम 5 लोग निकले और पांचों मास्क पहने हुए थे, इस तरह की परिस्थितियां कहां पर ज्यादा मिली, तो इस हीट मैप में पाते हैं कि यहाँ एकदम ये साफ जाहिर होता है कि जहां पर यूनिवर्सल मास्किंग अपना ली गई है वहां से केस कम हो गए हैं, और जहां नहीं अपनाई गई है वहां केस बहुत ज्यादा है। तो क्या हम दूसरों की गलतियों से नहीं सीख सकते हैं? क्या हम दूसरों की सफलताओं से, जो ऐसे कंट्रीज हैं या यूरोप है, उनसे नहीं सीख सकते? क्या हम इतिहास से नहीं सीख सकते? क्या दुनिया में चारों तरफ जो इतनी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट की और लोगों की भूख की और लेबर क्लास की सबकी देख कर क्या हम नहीं सीख सकते हैं? क्या हम पर्सनल जो हमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है, राष्ट्र को आ रही है, पूरे विश्व को आ रही है, उससे नहीं सीख सकते हैं? क्या हम सीखेंगे? या अगर अभी नहीं सीखेंगे तो फिर कब सीखेंगे? ये एक कॉन्सेप्ट है हर्ड मास्किंग बोलकर, जो हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम एक ग्रुप ऑफ पर्सन हैं और हमारी विचारधारा ये है कि जो इफेक्ट हर्ड मास्किंग का होता है कि ये कि इन्फेक्टेड पर्सन के चारों तरफ अगर प्रोटेक्टेड लोग हैं जिनमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई है, एंटीबॉडी डेवलप हो गई है, तो ये वल्नरेबल लोगों को वो प्रोटेक्ट कर देते हैं, कि दीवार की तरह खड़े हो जाते हैं। तो आप कल्पना करिए कि अगर सभी लोग मास्क लगाए हुए और अगर सपोज ये एक इन्फेक्टेड पर्सन है, तो और इधर अगर कोई वल्नरेबल पर्सन है, तो ये लोग मिलकर उसको भी बचा देंगे। तो सेम इफेक्ट, बिना कोई झमेले, बिना कोई लफड़े, हर आदमी के पास मास्क है। हिंदुस्तान में आज की डेट में सबको समझ में आ गया है कि एक रुमाल लगा लो, एक कपड़ा लगा लो, टी शर्ट को काट कर लगा लो, कैसे भी लगा लो, मास्क बन जाता है। तो एक सिर्फ एक मैसेज देने की आवश्यकता है ऊपर से। एक सेलिब्रिटी जो है, हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं या अन्य जो इन्फ्लुएंसर्स है बड़े, वो सब तो ये बात को मैसेज दें कि भाई आप लोग मास्क लगाइए, और वो मैसेज को हमारे यंगस्टर अपना कर लोअर लेवल पे चैंपियन बने और फैलाएं कि भाई अपने घर में अपने पेरेंट्स को बोले, अपने भाई बहन को बोले, अपने मित्रों को बोले, खुद जिम्मेदारी ले नहीं पहने। क्योंकि देखिए, कानून जो बनेगा, कानून बना हुआ है आज की डेट में, बहुत सी जगह पर कानून बना हुआ है कि आप बाहर जब भी निकले आपको मास्क पहनना है। और ये बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन है, पूरी मैसेजिंग में देखता हूँ हर जगह ये बात होकर लेकर चलती है कि आप बाहर निकले तो आपको मास्क पहनना पड़ेगा। लेकिन कोई भी ये बात अभी नहीं करता है कि इंडोर में मास्क की ज्यादा दरकार है और वहां कानून कोई कार्य नहीं करने वाला है। अगर इन्फ्लुएंसर्स ये मैसेज पहुंचाएं और चैंपियंस क्रिएट किए जाएं, तभी जाकर ये स्थिति कंट्रोल में आएगी। क्योंकि सारे 90% जो रिसर्च बताता है कि 90-95% केसेज में जो एक से ज्यादा लोगों के संक्रमण के जितने भी मामले हैं, वो कुछ इसी प्रकार हैं कि एक आदमी बाहर जाकर या कहीं और से, अपनी ऑफिस से या कहीं से भी संक्रमित होकर आता है और घर के 4-5 आदमियों को संक्रमित कर देता है। तो जो बाहर जाने वाले लोग हैं, जो एक्सपोज हो रहे हैं, और जो डोमेस्टिक नेचर के लोग हैं, जो कि एकदम अपने आप को कन्फाइन किए हुए हैं, ये दोनों के आपस के इंटरेक्शन के ऊपर में एक डिसिप्लिन आना पड़ेगा। उन लोगों को खुद को भी एक दूसरे के साथ मास्क पहनने का कल्चर लाना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी पड़ेगी, और वेंटिलेशन के ऊपर में खासकर ध्यान रखना पड़ेगा। मूल मैसेज ये है, हम लोग हर जगह ये लिखा हुआ पाते हैं कि जब बाहर निकलिए तो मास्क लगा के, मास्क लेके जाइए। ये बात अभी तक होनी चालू नहीं हुई है कि जब आप अंदर में बैठे हुए हैं तो भी सोशल डिस्टेंसिंग भी वहां काम नहीं आती है। अगर कोई एक्सपोज्ड है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ में, तो उसका मास्क लगाना बहुत जरूरी है। ये वेंकट रमन रामकृष्ण साहब हैं, ये नोबेल लॉरेट हैं, और इनका कहना है कि मास्क पहनना एक बहुत छोटी सी कीमत हम चुकाते हैं अपनी इकोनॉमी को लाइन पर लाने के लिए। और इन्होंने तो यहां तक कहा है कि जो मास्क नहीं पहनते, दैट शुड बी सीन इन द सेम लाइट एज नो ड्राइविंग व्हेन ड्रंक और विदाउट सीट बेल्ट्स। कि जो जो एक जुर्म माना जाता है कि शराब पीकर गाड़ी चलाने के लिए या सीट बेल्ट नहीं पहनकर चलने के लिए, लगभग ये वैसा ही जुर्म है। इसको उस तरह की तवज्जो देनी चाहिए, उस तरह की इंपॉर्टेंस देनी चाहिए, और इस तरह से उसको डील करना चाहिए। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि कानून तो बन जाएंगे, लेकिन घर की चार दीवारियों में, ऑफिस के अंदर में, एक इंडोर इन्वायरमेंट में
सरकार कहाँ तक उसको लागू करेगी, ये तो हम सबको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी और एक मैसिव सोशल कैंपेन चलाना पड़ेगा। और क्योंकि ये डॉक्टर क्रेग स्पेंसर ने ये बात कही थी कि अगर कानून बना भी दिया जाए तो भी लोग अगर अंदर से कन्विंस नहीं है और आप उनको जबरदस्ती पहनने को बाध्य करेंगे तो भी वो पहनेंगे नहीं। गवर्नमेंट कानून बना सकती है, लेकिन सिविल सोसाइटी को आगे बढ़कर इसको एक्सेप्ट कर कर, एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट कर कर, खासकर यंगस्टर्स को आगे बढ़कर इसको मिशन की तरह लेना पड़ेगा और इस काम में लगना पड़ेगा। कौन कीमत चुका रहा है इस तरह की जिद की, या मास्क नहीं पहनने की, या ढंग से मास्क नहीं पहनने की? क्योंकि ढंग से मास्क पहनना भी एक इशू है। आप नाक के नीचे मास्क को रखते हैं, प्रॉपर मास्किंग नहीं करते हैं, और सूडो मास्किंग उसको मैं बोलता हूँ, और उसके बाद में आप सोचते हैं आप मास्क पहन रहे हैं। इसके बारे में मैं आगे और बात करूंगा। लेकिन इस क्राइसिस के इमेंस इमोशनल, फिजिकल, सोशल और फाइनेंशियल कॉस्ट है। कौन पे कर रहा है? हर आदमी, एक वास्ट मेजोरिटी जो है वो आज की डेट में सर्विस इकोनॉमी पे डिपेंड करती है। और जितनी ये जो एक्टिविटीज है, स्पोर्ट्स, आउटगोइंग, एंटरटेनमेंट, ट्रेवल, ये सब के सब रुक गए हैं। मीडिया कंपनीज भी ब्लीड कर रही हैं, खासकर प्रिंट मीडिया को अखबारों का खरीदना पढ़ना लोगों ने रोक दिया है। और बिजनेसेस को लिक्विडिटी तो प्रोवाइड कर दी गई है, लेकिन उनके जो रिकवरीज है, उनकी सेल नहीं आ रही है। तो संक और इरिवोकेबल कॉस्ट को मीट करने में ये जो लोन से लिए हुए पैसे, ये कब तक उनको सस्टेन कर पाएंगे? कब तक उधार लेकर ऐसे खर्च? क्योंकि चलती हुई इकोनॉमी में ये फिक्स कॉस्ट रिकवर होता रहता है, और अभी ये जमा हो जाएगा और बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा, जिससे बिजनेसमैन भी अफेक्टेड होंगे और फाइनली हो सकता है बैंकिंग सिस्टम भी अफेक्टेड हो जाए। गवर्नमेंट ने कुछ हद तक इसको अपनी सोवरेन गारंटी दी है मैटर को, लेकिन हम सब चाहते हैं कि बैंकिंग सिस्टम बहुत रोबस्ट रहे, हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत बढ़िया से चले, क्योंकि जॉब्स वहीं क्रिएट होने वाले हैं। और अगर बहुत दिनों तक ये परिस्थिति चली गई तो बाध्य होकर कई कंपनियां जो है ऑटोमेशन में चली जाएगी, और उसका फिर साइड इफेक्ट आएगा, यंगस्टर्स के लिए जॉब्स नहीं रहेंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है कि आज होम स्कूलिंग जो करनी पड़ रही है उसमें हर आदमी पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है। जो गरीब बच्चे हैं उनके पास वो ना तो लैपटॉप ना तो टेक्नोलॉजी है। तो ये जो एजुकेशन जो एक जो इनइक्वालिटी को खत्म करने का मीडियम था, जिससे सामाजिक बहुत तरह की बुराइयां दूर हो रही थी, खासकर गर्ल चाइल्ड का पूरा जो डेवलपमेंट हो रहा था उसमें एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल था। और अगर ये कोरोना की त्रासदी को लंबी खींच गई तो फिर ये पढ़ाई लिखाई जो बच्चों की जो अफेक्टेड होगी, खासकर जो अंडर प्रिविलेज क्लास है उनकी, तो उससे इनइक्वालिटी काफी बढ़ जाएगी। और खासकर ये जो लड़कियां हैं उनके लिए तो एक्सप्लॉइटेशन का रास्ता खुल जाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल एब्यूज, चाइल्ड मैरिज एंड अर्ली प्रेगनेंसी, सब चीजों से वो सफर करने वाली है। और यूथ जो है हमारा वो डिमोटिवेटेड हो जाएगा, वो डिरेल हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर में चला जाएगा और वैसी एक्टिविटी में लग जाएगा। ये कीमत बहुत बड़ी है। हमें जल्दी से जल्दी वैक्सीन आए, उसके लिए आप कुछ भी करिए, प्रार्थना करिए, लेकिन हमें जो कार्य करने का है उसको हमें जल्दी से जल्दी कर देना चाहिए। इसी में हमारी भलाई है। एक स्टडी तो ये बताती है कि दुनिया के लगभग आधे बिलियन लोग गरीबी के अंदर चले जाएंगे अगर ये प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी कंट्रोल नहीं की गई। तो मेरे ख्याल से ऑलरेडी ये स्थिति बन चुकी है, अभी तक जितना नुकसान लग चुका है शायद उसी के अंदर ऐसी सी परिस्थिति हो जाए। तो हमारे चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। फिर आप कह सकते हैं एक सर्वे हुआ वर्ल्ड वाइड जिसमें ये पूछा गया कि लोग हमेशा मास्क लगाते हैं, कंट्री वाइज उसका रेशियो क्या है। हमेशा आप ध्यान दीजिएगा शब्द पे, ऑलवेज वियर ए मास्क। हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने वोटिंग के अंदर में बहुत हाई स्कोर किया। हम 70 से 80% के ऊपर में आते हैं मास्क लगाने में, जब हमने वोट किया है कि हम हमेशा मास्क लगाते हैं। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? हम सूडो मास्कर्स हैं, हम अपने उसे फिडल करते रहते हैं या नाक को बाहर उसके रखकर मास्किंग करते हैं। बड़ा ध्यान से देखिए तो आपको पता चलेगा। और हमारे लिए सम टाइम माने ऑलवेज होता है। जब कोई देख रहा है, जब कोई वॉच कर रहा है तो हम लगा रहे हैं, डीपली इंटरनलाइज्ड नहीं है, एक ड्यूटी की तरह नहीं कर रहे हैं। और हम या तो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए करते हैं और या फिर बस कंप्लायंस के लिए करते हैं। और जब कंप्लायंस के लिए करते हैं तो मिनिमम ही करते हैं कि जब तक जितने करने में हम फंसे नहीं उतना कर लेते हैं। हम एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने जान पहचान के लोगों के बीच में और इंडोर माहौल में, इन सब के बीच में बहुत ही केयरलेस हो जाते हैं। जैसे हमको लगता है कि कोरोना सिर्फ स्ट्रेंजर से ही आता है, जबकि ये पाया गया है कि 80% स्प्रेड जो होती है वो नोन लोगों के बीच में होती है। आपस में ही एक आदमी जो है वही जो क्लोज लोगों के बीच में फैलाता है। तो बहुत एग्रेसिव कैंपेन करने की दरकार है। इस भ्रम में रहने की दरकार नहीं है कि इस तरह की वोटिंग में हमने बोल दिया है तो ये स्थिति है। हाँ, हम अमेरिका की तरह से जिद्दी नहीं है, लेकिन हम
हमको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हमको ईस्टर्न कंट्री से प्रेरणा लेनी बाकी है। आप सबको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये एक वेबसाइट का एड्रेस है, herdmasking.org। इसको नोट कर लें, 2-3 दिन के अंदर में ये वेबसाइट लॉन्च हो जाएगी। और herdmasking.org, इसके ऊपर में आपको काफ़ी कुछ मटेरियल जानकारी मिलेगी। हमारा मकसद सिर्फ मास्क पहनो ये बोलना नहीं है, ये बोलने की हज़ारों साइट है, लेकिन ये टुकड़े-टुकड़े के जो मैसेज जा रहे हैं, इन सबको कंसोलिडेट कर एक सिंगल मैसेज ऊपर से आए, प्रधानमंत्री जी की तरफ से आए, सारे जो इन्फ्लुएंसर्स अमिताभ बच्चन जी की तरफ से आए, जितने और बड़े हीरो हीरोइन हैं, साउथ में हैं, किसी भी प्रांतीय लेवल पे हैं, वर्नाकुलर लैंग्वेज में हैं, वो सबकी तरफ से एक ही मैसेज आए इंटरनल, एक तो मास्किंग को लेकर, और एक ये कि हर जो एसिम्प्टोमेटिक आदमी अगर प्रोबेबल स्प्रेडर है, अगर उसके थ्रू फैल सकता है, इसका मतलब हर आदमी को मास्क पहनना है। और मास्क को कैसे पहनना है, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस का ज्ञान नहीं देना है। ज्ञान अगर हैमरिंग की जाएगी तो ज्ञान तो चला जाएगा, और उसकी कंप्लायंस के लिए फिर दरकार पड़ेगी सारे यंगस्टर्स को पार्टिसिपेट करने की। देखिए 2015 में बिल गेट्स ने ये वार्निंग दी थी कि इफ एनीथिंग किल्स ओवर 10 मिलियन, अगर 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोई चीज अगर मारने वाली है आने वाले दशकों में, तो मोस्ट लाइकली वो एक वायरस होने वाला है, मिसाइल या कोई एटम बम नहीं होगा। उन्होंने ये बात बोली थी, लेकिन दुनिया ने इस बात को बहुत सीरियसली तब लिया नहीं। लेकिन आज हम अंजाम देख रहे हैं, हमारी प्रिपेयर्डनेस बहुत कम है। एक बार हम अनजान रहे, हमने ध्यान नहीं दिया, क्या दोबारा भी ऐसा ही होने वाला है? क्या ये अंतिम अटैक है वायरस का? वायरस ही म्यूटेट कर जाएगा, 1000 बार ये होता चलेगा, 3 साल बाद फिर हो जाएगा, तो क्या हम लोग बार बार सफर करेंगे? या हम ईस्ट एशियन कंट्रीज की तरह सीख जाएं और ये सुनिश्चित कर लें कि जब भी ये प्रॉब्लम आएगी हम खट से तैयार हो जाएंगे अपने डिफेंस गार्ड को लेकर। अगर ऐसा नहीं हुआ, लोगों को भूलने के, लोग मेरे को अक्सर कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, लोग सब भूल जाएंगे, हमें भूलने की बीमारी है। तो भूलने की बीमारी है तो थोड़े दिनों में हम लोग, हमारे ज्यादातर लोगों के लिए कोरोना क्या हो जाएगा? कोरोना एक ड्रिंक हो जाएगा जिसको नींबू के साथ लोग पीते हैं, कुछ लोग पीते हैं, बस हम इतना ही कोरोना को याद रख पाएंगे और फिर भूल जाएंगे, और फिर हम फिर सफर करेंगे। फिर जब ये कोई इस तरह के जो अटैक्स होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि एक बार में चले जाए। सामने विंटर सीजन आ रहा है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, जहाँ वर्ल्ड की मोर देन 80% पॉपुलेशन रहती है, वहाँ क्या अटैक किस ढंग से आने वाला भी कोई भी नहीं जानता है। और अगर कोई जबरदस्त कोई महामारी वापस म्यूटेशन हो गया है या कोई और रूप में आ गई, या ये वैक्सीन बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं रह पाई, तो कितना बड़ा डैमेज हम कर लेंगे, हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो जो एक सस्ता सुंदर सबसे बढ़िया इलाज मिल रहा है, उसको अपनाएं, आदत डाल लें। अच्छा, पोल्यूशन वगैरह की प्रॉब्लम में भी काफी आराम मिलेगा, और एक सोलिडेरिटी दिखाएं, सब मिलकर कंबाइन होकर कंसोलिडेट होकर, मैं की बजाय हम की भाषा में, और एक मेडिकल मैच्योरिटी दिखाएं कि हम किसी भी चीज से लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि तैयार तो भाई साहब होना पड़ेगा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है हमारे पास। और देखिए अल्टरनेटिव भी क्या है, एक बहुत अच्छी कोट है कि मेरे लिए बूढ़ा होना बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। ये मैं जब सारे अल्टरनेटिव को सोचता हूँ, इसके अल्टरनेटिव को सोचता हूँ, तो मुझे बूढ़ा होना अच्छा ही लगता है, क्योंकि अल्टरनेटिव क्या है? मैं जवान उम्र में मर जाऊं तो मैं बूढ़ा नहीं हूँ, तो मेरे लिए तो भैया मैं तो जीना चाहता हूँ, तो मैं बूढ़ा होना भी पसंद करता हूँ, क्योंकि अल्टरनेटिव कैसा है। तो उसी तरह से मास्क नहीं पहनने के अल्टरनेटिव क्या है? ठीक है, जाइए इन्फेक्ट करा लीजिए और बोलिए कि हार्ड इम्यूनिटी को हम ऑप्ट करते हैं। वो वैक्सीन आएगी, वो एक अलग विषय है, वो तो आपके हाथ में नहीं है, वो तो चमत्कार की तरह है। कितने लोगों की मौत हो जाएगी, कितने बार बार लॉकडाउन होंगे। आज भी मैं जहाँ बैठा हूँ, आज वहाँ लॉकडाउन है, वीकली लॉकडाउन का कुछ सिस्टम कर दिया गया है। हर शहर में हम पा रहे हैं कि ये जो हमको ये लॉकडाउन वगैरह रेस्ट्रिक्शन कारण में है, अगर इनको तो दिया जाएगा तो इतने अफलातून फैल जाएंगे कि मेडिकल सिस्टम कोप नहीं कर पाएगा। डॉक्टरों की सोचिए, वो इतने महीनों से परेशान है, दिन रात खुद भी इन्फेक्ट हो रहे हैं, कितने डॉक्टरों की डेथ हो गई है, और हम लोगों को जरा सी असुविधा बर्दाश्त नहीं हो रही है। कितनी इकोनॉमी की हालत खराब है, जिसको संभालने में तो अभी कितनी टाइम लगने वाली है, जॉब लॉसेज होने वाले हैं, और अराजकता हो जाएगी, एनार्की हो जाएगी। अगर भूखे पेट हो जाएंगे ज्यादा, कब तक सिर्फ रोटी के ऊपर में दुनिया चलने वाली है? कहीं ना कहीं इकोनॉमी ड्राइव होती है एम्बिशन से, कहीं ना कहीं सिर्फ भूख से नहीं ड्राइव होती है इकोनॉमी, इकोनॉमी स्वाद से भी ड्राइव होती है। जब लोगों के एस्पिरेशन जगते हैं, इकोनॉमी उससे ड्राइव होती है। और जब तक एक कंज्यूमर के दिल का भी वैक्सीन नहीं बनेगा ना, जब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, तब तक इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ेगी। हमें फ्यूचर म्यूटेशन से बचना हो या पेंडेमिक से बचना हो, जितने सारे रिस्क हैं और सारे चीजों को देखता हूं, तो मुझे मास्क वाला अल्टरनेटिव भी बेटर लगता है। सिविलाइजेशन 1 में हमने सीखा था कपड़ा पहनना, तब भी बहुत असुविधा हुई होगी, कुछ लोगों ने ऑब्जेक्शन किया होगा, नहीं पहनना चाहा होगा, पर पहनकर ही हम सिविलाइज्ड हुए, कपड़े पहनकर। शायद हम सिविलाइजेशन 2.0 की तरफ बढ़ रहे हैं,
जहाँ अब हम मास्क पहनकर एक नई सिविलाइजेशन शुरू कर रहे हैं। ये टर्निंग पॉइंट है, लेकिन जो थ्रेट्स हमारे सामने में हैं और उन सबको देखें तो कोई बहुत बड़ी कीमत चुकाने वाली बात नहीं है। आइए इस मिशन में शामिल होइए, अपनी ईगो को छोड़िए, अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को छोड़िए और मी से वी पर आ जाइए। एकदम सब कोई एक जैसे नजर आए, सब एक लगे। ये मैं मेंटली मेरे को ये बात बहुत फील हो रही है कि लोगों का एक हो पाना, इतनी तरह की समस्याएं हैं कि इस मिशन में किसको क्रेडिट मिलने वाली है उसको लेकर भी हम इसको डंप कर सकते हैं, इसको फेल करा सकते हैं। इसीलिए मैंने ये निश्चित किया था कि मैं अपने नाम को कहीं भी इस्तेमाल नहीं करूंगा। ये हर्ड मास्किंग की तरह से ही चलेगा। जो भी आए इसमें जुड़ जाए, जो कॉर्पोरेट इसको सपोर्ट करें उनके लोगो वगैरह को हम डिस्प्ले कर दें, जो सेलिब्रिटीज आए हम उनको प्रोमिनेंस दे दें, क्योंकि उनकी इन्फ्लुएंस की बहुत बड़ी दरकार है और यंगस्टर्स चैंपियन बन जाए जो इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए। एक फैक्टर सिर्फ आपसे कहना चाहूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसको बहुत प्लान्ड वे में करने का मैंने एक एक्शन प्लान बनाया है, मैप बनाया है और उससे वो चीजें बड़ी सिंपल हो जाएंगी। अभी लगता है जैसे बहुत बड़ा एजेंडा है, 138 करोड़ लोगों को मास्क पहनाना सिखाना। ये नंबर्स को अगर हम डेटा के ऊपर खेलें, डेटा को प्रॉपरली समझें तो बहुत प्रिसाइज वे में समझा जा सकता है, जहां पर बहुत इंटेंस ड्राइव कर ली जाए और बाकी जगह पर इसको एक अवेयरनेस के ऊपर छोड़कर और जो जो लोग सेल्फ मोटिवेटेड होकर करते चले जाएंगे। लेकिन इसके बाद वाले पार्ट में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। आप लोग मेरे को यहाँ पर रीच आउट करें hardmasking.org के ऊपर में एंड contact@hardmasking.org पर मेल भी लिख सकते हैं। और जो लोग जानते हैं मेरे बारे में या मेरे नंबर के ऊपर में तो उसके ऊपर में आप खुद आगे बढ़कर कांटेक्ट करें, ट्राई करें और पार्टिसिपेट करें। कोई हमारा मिशन कोई मॉनेटरी लाभ के लिए नहीं किया जा रहा है। सिर्फ आप अपना देश, अपनी ये ह्यूमैनिटी जल्दी से जल्दी निकल जाए। आपने देखा है, मैंने बहुत लोगों ने मेरे को कहा कि इसको छोटा करो, लेकिन मैंने बहुत चेष्टा की, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कैसे लोग समझेंगे। तो उस इंटेंसिटी में मैं कई तरह के आर्गुमेंट लेकर आता हूँ, कई तरह के रिसर्च करता हूँ कि लोगों को किसी तरह से ये बात समझ में आ जाए और सब कोई हम लोग इसमें एक साथ शामिल हो जाए। एक एक आदमी की इतनी ईगो रहती है कि मैं एक अकेला आदमी उसको कैसे ड्राइव कर पाऊंगा। कुछ लोग हमारे साथ जुड़े हैं, लेकिन सब आदमी स्वतः आप अपना भला बुरा सोचिए, आप क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आप सामने आइए। अगर आप कॉर्पोरेट हाउसेस हैं तो अपना लोगो भेज दीजिए जस्ट टू इंडिकेट कि आप हमको सपोर्ट करते हैं। अगर आप एक सेलिब्रिटी हैं तो आप रीच आउट करिए। सब आदमी, डॉक्टर्स की दरकार पड़ेगी जो ये वैलिडेट कर सकें कि जो बातें हम कह रहे हैं वो बात सही है। मैं किसी को मिसगाइड नहीं करना चाहता, लेकिन ये सब डेटा बेस्ड काफी हम लोगों ने रिसर्च किया है, पास्ट में भी किया और आपसे भी शेयर किया है और आज भी कर रहा हूँ। और हमारी वेबसाइट पे आपको काफी क्वालिटी मटेरियल मिलेगा और हम जहां तक हो इस मिशन में आगे इसको बढ़ाते रहेंगे। और जब ये ह्यूमैनिटी की एक जो महासमुद्र है उसमें जो मेरी एक छोटी सी सीमा है, जब असीम से हो जाएगा मेरी लघु सीमा का मेल, वो सब उस समुद्र में मेरी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी एक नदी और नाले की तरह सब जाकर मिल जाए और हम लोग सब उसमें समाहित होकर एक साथ कलेक्टिव एफर्ट लेकर अपनी ईगो आइडेंटिटी की परवाह किए बिना लग जाएं। यही मेरी अपेक्षा है, यही प्रार्थना है और मुझे दृढ़ विश्वास है कि इस रास्ते से हम लोग बहुत जल्दी, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने, कोई डिपेंडेंस नहीं है, कोई टाइम लैग नहीं है, कोई रिसोर्स कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ एक विलिंगनेस की दरकार है। मुझे विश्वास है आप सब साथ देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। पूरे विश्व का भला हो, पूरे विश्व में शांति हो और हम जल्दी से जल्दी इस समस्या से बाहर निकलें। थैंक यू।